नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे आज बात होने वाली है आपके रिटायरमेंट की पूंजी की, यानी प्रोविडेंट फंड पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपके पोर्टफोलियो के सवालों के जवाब भी देंगे। इस पूरे 1 घंटे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर हमारा फोकस रहेगा। तो देर किस बात की, शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। पीएफ को रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे शामिल करें? आज लगेगी पीएफ की यानी प्रोविडेंट फंड की पाठशाला। समझेंगे इसके नियम, लॉक इन के नियम हो, विड्रॉल्स के नियम हो या पार्शियल विड्रॉल के नियम हो, सभी तरह की जानकारी आज प्रोविडेंट फंड की पाठशाला में हम आपको बताएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य काफ़ी अहम होता है। अब इसके लिए इंडेक्स फंड को पोर्टफोलियो में क्या आपको जगह देनी चाहिए? रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से शुरू करें? 20 साल पहले या 10 साल पहले? और क्या समय की अवधि के हिसाब से आपको अपने फंड का भी चुनाव करना चाहिए? इस पर हमारा खास फोकस होगा आज। ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, किसे कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन तो हमने कई बार सुना होगा, लेकिन जब हम अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस या इक्विटी में ही, तो इसके मायने क्या हैं समझेंगे आज। एनआरआई हैं आप अगर, और या आपके कोई जानकार, वो कैसे म्यूचुअल फंड के ज़रिए अपनी जमा पूंजी जो है निवेश कर सकते हैं, अपने पैसों को बरकत दे सकते हैं। आज इस पर हमारा फोकस होगा सवाल जवाब के हमारे सिलसिले में। और भारत की दमदार ग्रोथ स्टोरी में कहाँ है कमाई के मौके? एफआईआई बाजार में आ तो रहे हैं, लेकिन कब तक टिकेंगे? ग्लोबल तनाव के बीच बाजार की चाल को कैसे समझे? धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता से बातचीत होगी। बाजार और निवेश की खास चर्चा की झलक। और साथ ही इस शो में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। अगर आप ऐसे शख्स हैं, ऐसे हमारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लाइव करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567, इस नंबर पर अपने सवाल आप हमें भेज दें। आप चाहें तो सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो YouTube पर हमें लाइव देखते हुए भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब शो में आपको देंगे। शो की शुरुआत बहुत ही अहम मुद्दे के साथ और अहम निवेश के साथ, प्रोविडेंट फंड का रिटायरमेंट कनेक्शन। जी हाँ, हम सबके लिए प्रोविडेंट फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नौकरी अगर आप करते हैं तो शायद हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा कटता भी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? आज हम बात करेंगे उस फंड की जो आपके भविष्य की नींव बन सकता है। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। ईपीएफ हो या वीपीएफ हो, टैक्स छूट हो या ब्याज दरें हो, प्रोविडेंट फंड को समझना जितना ज़रूरी है उतना ही पेचीदा भी है। तो क्या प्रोविडेंट फंड में निवेश आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है या अब समय है रणनीति बदलने का? इस पर गहरी चर्चा होगी। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड एक ऐसा निवेश जो हर महीने आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके लिए ये क्या कुछ कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप पीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं? रिटायरमेंट से 1 साल पहले आप 90% तक राशि निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने में 75% और 2 महीने बाद शेष 25% राशि भी निकाली जा सकती है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, निकासी के नए नियमों के बारे में, टैक्स से जुड़ी जानकारी और ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे आप कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं श्वेता रजानी जो कि हेड है म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और बहुत ही अहम चर्चा, मेरे ख्याल से हर वो नौकरी पेशा जब अपनी सैलरी स्लिप में ब्रेकअप देखते होंगे तो प्रोविडेंट फंड या पीएफ का एक अमाउंट आप देखते होंगे जो आपको दिखाई देता होगा। तो आइए बारीकी से ही शुरुआत करते हैं श्वेता। प्रोविडेंट फंड आखिर क्या है और ये ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, इन सब में क्या अंतर है, ये भी समझाइएगा। जी, बिल्कुल। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोविडेंट फंड का। हम हर बार देखते हैं कि डिडक्ट होता है आमतौर पे, लेकिन क्या है? तो जी, जैसे आपने कहा, पीपीएफ जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसे कोई भी एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है किसी भी बैंक में
ये आप पर रहता है कि जैसे आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, आपने कमाना शुरू किया, आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं जहां पर मैक्सिमम मैं कहूंगी आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 15 साल के लिए ये होता है, और आइडियली आप 15 साल के बाद इसमें से पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 7 साल के बाद यहाँ से पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं, या पूरा ही आप एक तरह से ये डेट इन्वेस्टमेंट होता है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, जैसे ईपीएफ वीपीएफ हो गया। तो ये जहां जब आप कहाँ काम कर रहे हैं, जैसे पीपीएफ हुआ तो आप सैलरीड हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ईपीएफ अगर आप कहीं काम कर रहे हैं कि जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन रहता है ईपीएफ विड्रॉल का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विड्रॉल का, जिसके रूल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, समझ लीजिए 50,000 किसी की अगर एक मंथली बेसिक सैलरी है, उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 12%, जो हो गया 6,000, और उतनी ही कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर की। तो एक 12% का शेयर जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से भी, जो दूसरा 6,000 कुल मिला के 12 इन्वेस्ट हो सकता है। इसमें एक प्रोपोर्शन है कि जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसमें से करीबन 8% जाती है एक पेंशन स्कीम की तरफ, और बाकी सारी आपके पैसे चले जाते हैं प्रोविडेंट फंड की तरफ। तो लगभग अगर मैं ऊपर ऊपर से नंबर आपको बताऊं, तो अगर 12,000 आपके डिडक्ट होते हैं तो 10 से 10,500 आपके प्रोविडेंट फंड की तरफ चले जाते हैं, और बाकी बचे 1,000-1,200 आपके चले जाते हैं एक पेंशन स्कीम की तरफ। आपका ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आमतौर पर हम सब देखते हैं जो कमा रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनका डिडक्ट होता है। ये तब तक चलता है जब तक आप एम्प्लॉयड हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, तब तक आपकी विड्रॉल्स होती रहेंगी। तो एक तरह से ये आपकी एक बहुत ही अच्छी रिटायरमेंट की प्लान हो जाती है। प्रोविडेंट फंड का एक बेनिफिट ये और हो जाता है, चाहे आप पीपीएफ में हो या ईपीएफ में हो, जी आपको जी एक टैक्स डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन बिल्कुल 80C। बिल्कुल। इसका फ़ायदा भी हम देखते हैं आगे, लेकिन क्योंकि आपने डिडक्शन की बात कही है ईपीएफ में और ईपीएस में जो आपका पैसा जाता है, तो जो आपका पैसा निवेश हो रहा है हमें उस पर कितना ब्याज मिलता है ज़रा बताइएगा, और जो पेंशन स्कीम की आप बात कर रही हैं वो किस तरह की ईपीएस की स्कीम है? जी, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन की, तो जब आप पुराने रिजीम में हो अगर टैक्स के, तो एक हेड होता है अंडर सेक्शन 80C। वहां पर 1.5 लाख तक का आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर आपने चाहे पीपीएफ हो या ईपीएफ हो उसमें निवेश कर रखा हो, और इस पर जो इंटरेस्ट भी आता है वो भी आपको टैक्स फ्री होता है। तो ये एक फायदा हो गया। अब जैसे इंटरेस्ट रेट की हम बात करें, तो ईपीएफ क्योंकि काफी हद तक ये गवर्नमेंट डिटरमाइंड रहता है, यहाँ पर आपको पिछले साल जो इंटरेस्ट रेट एक तरह से मैं कहूँ मिली है वो 8.25% की मिली है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव है, बिकॉज 8.25% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ईपीएफ में, और वो आपको एक तरह से टैक्स फ्री है। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट किसी का डेट एलोकेशन करना हो तो उसके लिए हो जाती है। तो ये जो ब्याज की आप बात कर रही हैं, ये तय ब्याज होता है जो हमें मिलता है, क्या कुछ हिस्सा हमारा मार्केट में भी लगता है, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी होते हैं क्या पीएफ में से? जी बिल्कुल। जो ईपीएफ का रूल है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, अलाउड होता है ईपीएफ को, उसमें मैं कहूंगी मैक्सिमम 15% की वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो वो डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद सकते। लेकिन निफ्टी का जैसे ईटीएफ हो गया, सेंसेक्स का ईटीएफ हो गया, ईटीएफ के तौर से वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं 15% तक। इसके अलावा 45 से 50% उनकी निवेश जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और करीबन जो बाकी बचा हुआ 30-35% है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। तो ये उनकी गाइडलाइन होती है फॉरेन ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन आज का दिन पे जो लास्ट डेटा ईपीएफ से आया हुआ है, उसमें मैं कहूंगी करीबन 10% की उनकी इक्विटी की एलोकेशन है, बाकी डेट है, जीसेक प्लस डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर अगर हम कहें तो बिल्कुल एक इक्विटी पार्टिसिपेशन भी मिल जाती है, लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव इक्विटी एलोकेशन है वहां।
राइट। चलिए, अब मुझे थोड़ा-सा प्रोसेस के बारे में जानना है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जो है आपका पीएफ करके देता है, क्या ये सही है या आपको अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा? ये सवाल उन लोगों के लिए हैं जो कि अभी वर्कफोर्स में आने वाले हैं श्वेता, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ये आपका अकाउंट लिंक्ड हो जाता है ईपीएफओ के साथ? आपके जो पैसे कटते हैं, कैसे उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं? ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जो नए लोग वर्कफोर्स में आ रहे हों, उनके पास ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो देखिए, जैसे आपने काम करना शुरू किया, तो जैसे आपकी कंपनी में जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसी समय पे आपके एम्प्लॉयर आपके लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो आपको अलग से जाके ईपीएफ का खाता खुलाना नहीं पड़ता, आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए ये सारा प्रोसेस करता है। अब जब आपका अकाउंट खुल जाता है ईपीएफ के साथ, तो आपको एक यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे हम कहते हैं, वो असाइन हो जाता है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से ये आपका अकाउंट नंबर है। जैसे आपके सेविंग्स खाते का आपके पास अकाउंट नंबर होता होगा, तो इसे हर बार याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपका यूएएन। जैसे-जैसे हर महीने एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है, तो वो तभी डिडक्ट कर लेता है आपका ईपीएफ का अकाउंट और ईपीएफओ के साथ उसे वो जमा कर देता है। आपने कुछ भी चेंजेस करने हो, आपकी केवाईसी अपडेट करनी हो, अकाउंट बैलेंस चेक करना हो, तो ये यूएएन के ज़रिए आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। विथड्रॉ करना हो, ट्रांसफर करना हो, आप सारा कुछ कर सकते हैं एक इस नंबर के थ्रू। श्वेता, एक और चीज़ हमें पूछनी है। कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो किसी ट्रस्ट में जा रहा होता है। क्या फ़र्क है आपका पैसा ट्रस्ट में जाए, उसमें वहाँ किस तरह से ब्याज मिलता है? कैसे वो ट्रस्ट जो है वो अलाइन्ड होते हैं ईपीएफओ से? ज़रा इसके बारे में समझाइएगा, बिकॉज़ कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप कहीं एक जगह नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर आपका पैसा जा तो रहा है आपके पीएफ के खाते में, लेकिन जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे ट्रस्ट के पास वो पैसा जा रहा हो, तो क्या आपको आपका पूरा पीएफ जो पड़ा हुआ है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए ट्रस्ट में, या अलग-अलग जगह आपका पीएफ अकाउंट रखना चाहिए? ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो और साथ ही फिर लोग ये भी सोचते हैं कि आपको कितना ब्याज मिल रहा होगा, क्योंकि पीएफ ट्रस्ट में पैसा जा रहा है, पैसा वो कट रहा है, उसकी आपके पास कोई डिटेलिंग आती नहीं है। कैसे समझें इसको? जी, कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम आम तौर पे बात करते हैं ईपीएफ की, तो हमें लगता है वो गवर्नमेंट की जो ईपीएफओ है उसी में निवेश हो रहा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां खुद का ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें से पीएफ के पैसे का सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 2-3 चीजें जो बदल जाती है। देखिए, ईपीएफओ का हमें पता है 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट हर साल बताती है। लेकिन अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है जो पीएफ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक गाइडलाइन ये होती है कि उन्हें ये 8.25% कम से कम देना है एज रिटर्न। उससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन 8.25 तो देना है। दूसरा, जैसे मैं एक डिफरेंशिएशन फैक्टर और बताती हूँ। जैसे इक्विटी के लिए ईपीएफओ का रूल है कि वो 15% तक इक्विटी कर सकते हैं। अगर प्राइवेट ट्रस्ट है, तो उसके लिए ये रूल्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और उनकी जो ट्रस्ट गाइडलाइन है, ट्रस्ट डीड है, वही पूरा डिफाइन करती है कि वो कहाँ-कहाँ निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ी चीजें अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर हमने जो ट्रस्ट देखे हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पीएफ ट्रस्ट चलते हैं, वो इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं लेते हैं अपने पीएफ के पैसों पे। बट हाँ, एक ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और 8.25 से, या गवर्नमेंट जो रेट दे रही है उससे थोड़ा ज्यादा कमाने की कोशिश होती है इन प्राइवेट ट्रस्ट की। लेकिन मैं कहूंगी मेजॉरिटी पैसा जो है वो पीएफ का ईपीएफओ के थ्रू ही निवेश होता है। श्वेता, एक और चीज़, मान लीजिए आप अभी वर्कफोर्स में हैं, अब आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपका मन किया कि आप कुछ सालों की सबैटिकल ले लें या मे बी आप करियर ब्रेक पे चले जाएं। आपका पीएफ खाता कितने सालों तक वैलिड रहता है, और उसको वैलिड डोमेंट में तब्दील ना हो, अगर आप जॉब में नहीं है तब भी क्या आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालते रहना पड़ेगा? कैसे काम करता है एक बार आप जॉब से निकल गए हो या करियर ब्रेक आपने ले ली हो? जी, अगर ये पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो आपने अपना खाता खुद खोला है, तब तो आप वर्कफोर्स में हो या ना हो, आप अगर हर साल उसमें 1,000 रुपए भी अगर निवेश करेंगे, तब भी वो आपका अकाउंट 15 साल तक एक्टिव रहेगा। उसके
बाद आप चाहे तो उसे और 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात ईपीएफओ की आ जाती है, तो अगर आपने 3 साल तक वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, देखिए ईपीएफओ में आप खुद से निवेश नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयर ही करता है आपके बिहाफ पे। तो अगर आप वर्कफोर्स से बाहर निकल गए हैं और 3 साल तक समझे कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए ईपीएफओ में आपकी वो मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं गई है, तो उसके बाद वो एक तरह से डोरमेंट हो जाता है और उस पर आपको इंटरेस्ट आना बंद हो जाती है। और फिर एक 5 साल के समय के बाद आपको जो इंटरेस्ट आई भी होगी उस पे आपको टैक्स लगने लगेगा। तो मैं कहूँगी ये 3 साल का एक पीरियड रहता है। अगर आप सबैटिकल ले भी रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि विदिन 3 इयर्स आप वापस वर्कफोर्स में चले जाएं, और जब आपकी न्यू कंपनी है वहां से आजकल तो ट्रांसफर करने के रूल्स बड़े ही आसान हो गए हैं। पुराना ईपीएफ आप ट्रांसफर करवा लें नए कंपनी में और वहां से फिर शुरुआत कर लें। ओके। यहाँ पर जब आप वर्कफोर्स में नहीं होते हैं तो क्या पूरा पैसा निकाल लिया जा सकता है आफ्टर क्विटिंग द जॉब, या आपको कुछ सालों का इंतजार करना पड़ेगा, या उसमें भी कुछ शर्तें हैं? अगर आप वर्कफोर्स से निकल चुके हैं तो 2 महीने बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और इसमें भी अगर 2 महीने के पहले भी आपने निकालना है तो एक परसेंटेज है जो आप 75% के आसपास की एलोकेशन आप निकाल सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद कि आपकी रेजिग्नेशन हो चुकी है, आप अब वर्कफोर्स में नहीं है। उस तरह से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पे, और आजकल पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी है, तो वो देने के बाद 2 महीने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं वहां से। अब हालांकि अभी जो रूल्स हैं इतने अच्छे हो गए हैं कि मैं कहूंगी 15 से 20 दिन में आपका पैसा ऑनलाइन रूट के जरिए आपके पास आ भी सकता है। अ, अब अगर आपको विद इन द वर्कफोर्स पीएफ में से पैसे निकालने हों, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है अलग अलग वजहों से, तो इसको लेकर जो नए रूल्स हैं वो क्या कहते हैं? पार्शियल विड्रॉल आप कितना कर सकते हैं, कितने साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आप कितना % पैसा निकाल सकते हैं, और किन शर्तों के साथ, श्वेता? जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स मैं कहूँगी रिलैक्स किए हैं। तो अगर आप 5 साल के बाद विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी जो विथड्रॉल्स हैं वो टैक्स फ्री भी हो जाती है। पहले जो प्रोसेस था कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तब जाके आप विथड्रॉ कर सकते हैं। आपकी टेनर के हिसाब से आपने कितना समय बिताया हुआ है, उनके रूल्स होते थे कि अगर मेडिकल इमरजेंसी है सो 10 टाइम्स 12 टाइम्स ऑफ द मंथली सैलरी आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में कहूँ तो 50% के आसपास आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस ये भी जोड़ दिए हैं कि अगर आपकी कोई मैरिज है, आपने घर खरीदना है, या आपको पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, और तो ये 3 से 4 फैक्टर हैं जिसके लिए भी आप पार्शियल विड्रॉल बिफोर दी मैच्योरिटी कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा जितना समय आपने बिताया होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से कहीं 40% 50% तक की आपकी विड्रॉल हो सकती है। ये 3-4 फैक्टर्स के लिए यहाँ पर आपको अभी ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही जैसे मैं पहले कह रही थी 15 से 20 दिन में आपका पूरा पैसा आप जो एलिजिबल है वो मिल सकता है। और राइट श्वेता, एक आखिरी सवाल इस पूरे मुद्दे पर, और बाद में हम ब्रेक लेंगे और सवाल जवाब की ओर भी बढ़ेंगे। तो सवाल अब यहाँ पर ये है कि पीएफ का इस्तेमाल और उस पर निर्भरता कितनी होनी चाहिए? रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा बैकअप है जिसको लेकर लोग चलते हैं पीएफ में आगे। कैसे इस विकल्प को रिटायरमेंट के लिए एक विकल्प समझा जा सकता है, लेकिन आप इस पर डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते पूरी तरीके से? कहीं ना कहीं जो है आपका पैसा शायद पीएफ में जमा हो रहा है, लेकिन महंगाई को मात देने वाला रिटर्न नहीं मिले, या कॉर्पस उतना खड़ा ना हो जितना शायद आपको ज़रूरत हो। अब कैसे ये सब चीज़ें अपने कैलकुलेशन में लेकर आएँ, जहां आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके खास तौर से? जी कविता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए एज अ स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसमें आपने निवेश करना चाहिए, बिकॉज आपको 8-8.25% मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है, और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता, सैलरी आने के पहले आपके अकाउंट से ये पैसे कट गए हैं और वो निवेश होते चल रहा है। काफी केसेस में ये 25-30 साल तक के लिए चलता है। लेकिन
जहाँ पर एक डिसएडवांटेज हो जाता है वो ये है कि महँगाई को आप बीट शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी महँगाई भी अगर हम देखें काफ़ी चीज़ों में, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, पढ़ाई हो गई, तो वो चलती है करीबन 7 साढ़े 7% की। तो उसे बीट करने के लिए आपको एक दूसरा एसेट क्लास चाहिए होता है पोर्टफोलियो में, जो इक्विटी है। इक्विटी में हमने देखा है लॉन्ग टर्म में उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रहती है कि वो आपको डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। और क्योंकि यहाँ पर भी हम 10, 15, 20 साल की बात कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो की जो एसेट एलोकेशन है, वो इस तरह से होनी चाहिए, जब कि अगर आपके पास लंबा समय है, तो शायद आप 70-80% के तक की इक्विटी रख सकते हैं, और डेट की जो आपकी एलोकेशन होगी, अब वो हर किसी की जोखिम लेने की क्षमता भी अलग-अलग होती है, तो किसी के पास 20% होगा, किसी के पास 30% डेट रखना चाहते होंगे। उसमें एक मैं कहूँगी कोई चाहता है अगर 30% का डेट हो, तो उसमें से 15% आपका प्रोविडेंट फंड हो सकता है। बाकी 15% आप रखोगे इमरजेंसी के लिए, लिक्विडिटी के लिए। तो उस तरह से एक एसेट एलोकेशन की रणनीति आपने बनानी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो आपको 10 से 12% सारा मिला के दे सके, ऐसा एक लक्ष्य आपने बनाना चाहिए। चलिए, जितना हो सका हमने पीएफ की एक पाठशाला यहाँ पर उसके ज़रिए समझाने की कोशिश की कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पीएफ रिटायरमेंट के लिए काफ़ी अहम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, पर इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरीके से और आगे रिटायरमेंट की प्लानिंग ना करें। एक ब्रेक लेते हैं और